नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी के फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बुक के चैप्टर 9 की। इस चैप्टर का नाम है वायुमंडलीय परिसंचरण और वेदर सिस्टम। इसमें जो मुख्य मुख्य टॉपिक्स हैं वो वायुमंडलीय दाब को हम समझेंगे। वायुमंडलीय दाब में वेरिएशन कैसे होता है, या तो ये क्षैतिज रूप से हो सकता है या तो ऊर्ध्वाधर रूप से हो सकता है। फिर इस वायुमंडलीय दाब का वितरण किस प्रकार से है, वर्ल्ड के मैप पे हम समझेंगे इसको। इसके पश्चात हम देखेंगे कि हवा के डायरेक्शन को, उसकी वेलोसिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसी क्रम में हम समझेंगे कि हमारा पूरे एटमॉस्फेयर का जनरल सर्कुलेशन कैसा है, सामान्य परिसंचरण, और इसी में सीजनल विंड और लोकल विंड्स के बारे में हम देखेंगे। फिर समझेंगे कि वायु राशियां क्या हैं और वाताग्र कैसे बनते हैं, और वाताग्रों से जुड़ा हुआ है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, इनकी उत्पत्ति को भी समझेंगे। और थंडर स्टॉर्म और टॉर्नेडो के बारे में भी हम सीखेंगे। इस चैप्टर को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये चैप्टर 8 का ही सक्सेशन है, उसी के आगे का क्रम है। क्योंकि चैप्टर 8 में हमने समझा था कि सूर्यातप और तापमान किस तरह से होते हैं, और सूर्यातप हमारे पृथ्वी के लिए ऊर्जा का काम करता है, और वही ऊर्जा में जो डिसबैलेंस होता है, असंतुलन होता है, उसके कारण इन सब गतियों का जन्म होता है। तो पहले हम समझते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। जो वायुमंडलीय दाब है वो क्या होता है, तो बेसिकली पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है वायुमंडल, और वायुमंडल के एक कॉलम का भार प्रति इकाई क्षेत्र पे क्या पड़ता है, उस भार को हम लोग कहते हैं वायुदाब। जैसे इस क्षेत्र पे इस पूरे कॉलम का कितना भार पड़ता है, इसको हम लोग वायुदाब कहते हैं। और इस कॉलम को मीन सी लेवल से ऊपर तक देखा जाता है, तो मीन सी लेवल पे जो वायुदाब होगा वो अधिकतम होता है। इसको इस डायग्राम से देखते हैं हम लोग। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, एक कॉलम है वायुमंडल का, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वायुमंडल का घनत्व कम होता जाता है। तो ये गैसें यहाँ पे विरल अवस्था में पाई जाती हैं। ये हमने सीखा है वायुमंडल की संरचना में कि वायुमंडल में जैसे जैसे हम समुद्र तल की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ गति करते हैं, गैसों का घनत्व बढ़ता चला जाता है। नीचे की तरफ वायुमंडलीय दाब अधिक होगा, और वायुमंडल में जैसे हम ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। और वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है मिलीबार या एमबी की यूनिट पे, और एक यूनिट और होती है, इसको कहते हैं HPA, हेक्टोपास्कल। हेक्टोपास्कल और मिलीबार ये बराबर होते हैं। और मेजरमेंट कैसे करते हैं, या तो ये करते हैं एनाराइट बैरोमीटर से। इसको हम लोग देख सकते हैं, ये एनाराइट बैरोमीटर है। निर्द्रव वायुदाब मापी, इसमें किसी लिक्विड का प्रयोग नहीं किया जाता, और ये सुई बताती रहेगी कि प्रेशर कितना है। और दूसरा होता है मर्क्यूरी बैरोमीटर। इसमें ये पारा लगा होता है, यहाँ पे पारे के प्रयोग के कारण इसको मर्क्यूरी बैरोमीटर कहते हैं, और किसी भी लिक्विड के प्रयोग न होने के कारण ये दूसरा इसको एनाराइट बैरोमीटर या निर्द्रव वायुदाब मापी कहा जाता है। अब वायुदाब के वर्टिकल वेरिएशन को देखते हैं। तो वर्टिकल वेरिएशन में हम देख सकते हैं कि एट द सी लेवल ये वायुदाब मैक्सिमम है 1013.25 MB मिलीबार, और टेम्परेचर यहाँ पे 15.2 डिग्री सेल्सियस है औसतन। जैसे ही हम 1 किलोमीटर ऊपर चलते हैं, टेम्परेचर भी कम होता है और वायुदाब भी हमारा कम हो जाता है। 5 किलोमीटर की हाइट पे देखिए वायुदाब और कम, 10 किलोमीटर की हाइट पे वायुदाब और कम, और टेम्परेचर भी कम होता जाता है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही कम होता जाता है। और टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ा था कि विक्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर कम होता जाता है, समताप मंडल में फिर से वो बढ़ता है, मध्य मंडल में कम हो जाता है, और थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर में फिर से बढ़ने लगता है। तो प्रेशर हमारा ऊपर जाने पे धीरे धीरे कम होने लगता है। वायुमंडलीय दाब से ही पवन की दिशा और तीव्रता दोनों ही निर्धारित होती हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सतह पे तो हाई प्रेशर है क्योंकि वायुमंडल का प्रेशर अधिक है, लेकिन ऊपरी भागों में लो प्रेशर है। तो हाई से लो की तरफ हवा का मूवमेंट होता है हरदम। वायुमंडल में जो भी ऊर्ध्वाधर हवाएं चलती हैं, ये हमको देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि इसके ही अपोजिट ग्रेविटी का फोर्स लगता है। तो ग्रेविटी के फोर्स से ये प्रेशर का ग्रेडियंट फोर्स ये न्यूट्रल हो जाता है। इसलिए हमारे वायुमंडल में हवा का प्रवाह
दाब प्रवणता के अंतर के कारण नहीं होता है, क्योंकि ये गुरुत्व बल के द्वारा संतुलित कर लिया जाता है। अब इसमें हम देखते हैं क्षैतिज वितरण, यानी अर्थ के ऊपर। तो अर्थ के ऊपर कहीं पे हम देख सकते हैं ये हाई प्रेशर का जोन है, कहीं पे देख सकते हैं ये लो प्रेशर है। और जिन रेखाओं से हाई प्रेशर और लो प्रेशर को शो किया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं आइसोबार्स या समदाब रेखाएं। ये इक्वल एयर प्रेशर को शो करती हैं। तो जहां पे प्रेशर अधिक है, यहाँ 1020 मिलीबार, इसके आगे जाते हैं 1018 मिलीबार, 1016 मिलीबार, और हियर इज 1014 मिलीबार। ये सबसे लो प्रेशर है, यहाँ भी 1014 मिलीबार। तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। हाई प्रेशर और लो प्रेशर एनर्जी के ही रिस्पॉन्स है। जहां पे प्रेशर हाई है दैट मीन्स वहां पे टेम्परेचर कम है, और जहां पे प्रेशर लो है वहां पे टेम्परेचर अधिक है। तो टेम्परेचर क्या है? ये एनर्जी के मेजरमेंट की एक यूनिट है, और ये शो करता है कि कोई वस्तु कितनी ज्यादा गर्म है और कितनी ज्यादा ठंडी है। तो बेसिक इज एनर्जी, हवा के चलने का, विंड के ब्लो होने का एक ही रीजन है, दैट इज एनर्जी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ हीट। और हीट से डिसाइड होता है हमारा प्रेशर, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। और विंड हमेशा ब्लो करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब इसको हम लोग सी लेवल पे देखते हैं कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। यह मैप जनवरी महीने में शो करता है हाई प्रेशर और लो प्रेशर के विश्व के वितरण को। तो बेसिकली इस मैप से पहले हम समझते हैं कि हमारी पृथ्वी पे कुछ बेल्ट ऐसे हैं जो हाई प्रेशर को शो करते हैं, कुछ बेल्ट ऐसे हैं जो लो प्रेशर को शो करते हैं। अभी के लिए हम समझते हैं इसको कि जो विषुवत रेखा का प्रदेश है, जहाँ पे तापमान हरदम उच्च रहता है, इंसोलेशन हमेशा हाई रहता है, वो प्रेशर बेल्ट है हमारा लो प्रेशर। और लो प्रेशर के बाद दूसरा 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में बनता है, वो बनता है हमारा हाई प्रेशर। इसके बाद 60 टू 65 उत्तरी, 60 टू 65 दक्षिणी गोलार्ध में बनता है लो प्रेशर। और सबसे लास्ट में जो पोलर एरियाज हैं, पोलर एरियाज पे हाई प्रेशर बनता है। तो इस तरह से हमारे प्रेशर बेल्ट बने हुए पृथ्वी पे टोटल 7 हैं। एक लो प्रेशर विषुवतीय बेल्ट, 2 हाई प्रेशर बेल्ट, इसको कहा जाता है सब ट्रॉपिकल हाई। इसके बाद सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये बने हुए हैं और इन्हीं प्रेशर बेल्ट से हवाएं चलती हैं। तो हवा का डायरेक्शन हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ होगा। तो ये हवा कुछ इस तरह से चलती है। इस तरह से ये एक आइडियलाइज्ड मॉडल है, लेकिन पृथ्वी पर वास्तव में स्थल और जल का वितरण अलग अलग है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो ये कुछ इस तरह से नहीं बन के उभरता है। हम इसको देख सकते हैं कि ये जनवरी का समय है, यहाँ पे है ITCZ। ITCZ होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और ये बनता है विषुवतीय क्षेत्र में, जहाँ पे दोनों तरफ की हवाएं आके टकराती हैं। तो इसलिए इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। कन्वर्जेंस का मतलब कि हवाओं की गति एक ही तरफ होती है, जैसे एक हवा ऊपर से आ रही है, दूसरी हवा इस तरफ से आ रही है, तो ये कन्वर्जेंस का जोन हुआ। अब इस कन्वर्जेंस जोन से ये शो होता है कि लो प्रेशर का सेंटर जनवरी के टाइम पे कहाँ कहाँ है। तो इसको हम देख सकते हैं लगभग 0 डिग्री या इक्वेटर को ये फॉलो कर रहा है। और हाई प्रेशर का जोन जो उपोष्ण कटिबंधीय हाई प्रेशर है, जो ये वाला, ये हाई प्रेशर कुछ इस तरह से है और लगभग ये सिमिलर है दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन अगर इस हाई प्रेशर की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में देखी जाए तो ये कुछ इस तरह से है। और कारण क्या है इसका बनने का रीजन है कि उत्तरी गोलार्ध में लैंड के पार्ट अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र का पार्ट अधिक है। तो सी में सिमिलरिटीज होती हैं, और यही कारण है कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आइसोबार पैरेलल टू द लैटिट्यूड है, अक्षांशों के समानांतर है। लेकिन यहाँ पे जब उत्तरी गोलार्ध में हम देखते हैं तो हमारी समदाब रेखाएं बहुत ही ज्यादा बेंड लिए हुए हैं, जैसे किसी को भी हम देख सकते हैं तो ये बहुत ज्यादा बेंड लिए हुए हैं। और हाई प्रेशर के बाद हमारा बनता है लो प्रेशर, और लो प्रेशर को हम देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो ये जो प्रेशर में वेरिएशन है, डिफरेंस है, ये लैंड और वाटर इन दोनों के कारण है। दक्षिणी गोलार्ध में सिमिलरिटी है क्योंकि लैंड बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन जब हम उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं तो ये आइसोबार्स हमारी बहुत ज्यादा मुड़ी हुई है। इसी तरह से हम देखते हैं ये जुलाई के मौसम में, जुलाई में ये ITCZ है, ये बेसिकली ऐसे आता है। ये ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन तापमान वाला मानचित्र था पिछले चैप्टर में, वो
शो कर रहा था थर्मल इक्वेटर। अगर वो आपको मैप याद हो तो यहाँ पे थर्मल इक्वेटर था, यहाँ पे देखिए ये हाई प्रेशर, लेकिन इसी बेल्ट में आ जाता है यहाँ पे लो प्रेशर। क्यों? स्थल और जल के वितरण के कारण। सागरी भागों में यदि हम देखते हैं तो सागरी भाग में हाई प्रेशर लगभग कांस्टेंट है, और इस हाई प्रेशर का कारण यहाँ पे सी, जिसमें वेरिएशन कम है, लेकिन ये बीच में लो प्रेशर डेवलप होने का कारण यहाँ पे लैंड पार्ट। और इस पूरे एरिया को एटलस में देखेंगे तो यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, सहारा के साथ ये पूरा का पूरा ये थार डेजर्ट। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे इंसोलेशन की मात्रा अधिक है, और ये हमने पीछे के चैप्टरों में सीखा हुआ है। तो इंसोलेशन अधिक होने से तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा तो यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर का सेंटर, तो इसीलिए ये लो डेवलप हुआ है। अब इन दोनों मानचित्रों को हम एक साथ रख के देखते हैं। ये हाई प्रेशर ये ऐसे बना है जनवरी के समय पे, जबकि वही हाई प्रेशर बना हुआ है और वो भी कांस्टेंट नहीं है। ये कहाँ पे बना हुआ है? ये बना हुआ है केवल सी वाले एरिया पे, समुद्र तल पे। ये हम देख सकते हैं प्रशांत महासागर है, ये देख सकते हैं अटलांटिक महासागर है, लेकिन यहीं पे जब लैंड वाले पार्ट की बात आती है तो यहाँ पे डेवलप हुआ है लो प्रेशर जुलाई के मैप पे। और दक्षिणी गोलार्ध की बात हम लोग अगर की जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में ये सिमिलर है हाई प्रेशर, और यहाँ और ज्यादा सिमिलर है हाई प्रेशर जो जुलाई के मौसम में डेवलप हुआ है, और इसका कारण दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र की अधिकता है। ITCZ में भी शिफ्टिंग हुई है। तो ये जितने भी ये प्रेशर के बेल्ट बनते हैं, इनके में सन की अपरेंट कंडीशन से ये शिफ्ट करते रहते हैं ऊपर या नीचे। हम लोग इसी में देख सकते हैं यहाँ पे हाई प्रेशर कहाँ पे है जनवरी के सीजन में, और वही हाई प्रेशर जुलाई के सीजन में साउथवर्ड शिफ्टिंग है। इसी तरह हाई प्रेशर नॉर्थ में है रिलेटिवली जनवरी वाले मैप की तुलना में। क्यों? क्योंकि जनवरी का समय दक्षिणी गोलार्ध के लिए ग्रीष्म ऋतु होता है, उत्तरी गोलार्ध के लिए शीत ऋतु होता है, और जुलाई का समय उत्तरी गोलार्ध के लिए ग्रीष्म ऋतु होता है जबकि दक्षिणी गोलार्ध के लिए शीत ऋतु होता है। तो जैसे तापमान के बेल्ट शिफ्ट करते हैं सूर्य की आभासी स्थिति में परिवर्तन के कारण, उसी तरह से हमारी वायुदाब पेटियां भी शिफ्ट करती हैं, और वायुदाब पेटियों के साथ साथ इनके साथ जो चलने वाली पवनें हैं उनकी भी स्थिति बदलती रहती है। अब हम समझेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वायु की गति और दिशा को प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है दाब प्रवणता बल या प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स PGF। यह दूरी के सापेक्ष में समदाब रेखाओं की स्थिति को प्रदर्शित करता है, और जहां जहां समदाब रेखाएं नजदीक होती हैं वहां पे ये बल ज्यादा काम करता है, और जहां समदाब रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पे ये बल कम प्रभावी होता है। जैसे जहां पे आइसोबार्स बहुत नजदीक नजदीक हैं वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स काफी प्रभावी होगा, और जहां आइसोबार की स्थिति दूर दूर है वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कम प्रभावी होगा। तो यहाँ पे जो हवा चलेगी, जैसे सपोज ये लो प्रेशर का सेंटर है, यहाँ पे लो प्रेशर का सेंटर है, तो हवा पहले वाले केस में काफी तेज चलेगी। क्यों? क्योंकि PGF ज्यादा है, और दूसरे केस में हवा चलेगी वो धीरे होगी क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट का फोर्स कम है। दूसरा फोर्स इसमें फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण का बल। तो घर्षण का बल पवनों की गति को प्रभावित करता है, और समुद्र तल के आसपास घर्षण सर्वाधिक होता है, और इसका प्रभाव 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखा जा सकता है। तो जहां पे टेरेन या उच्चावच में असमानता अधिक है, पर्वत हो, पठार हो, घाटी हो, तो वहां पे घर्षण का बल अधिक होता है, जबकि समुद्र के क्षेत्र में घर्षण का बल कम प्रभावी होता है क्योंकि समुद्र में उच्चावचनीय विषमता नहीं होती है। तीसरा इसमें कोरियालिस बल। कोरियालिस बल का नामकरण फ्रांस के गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे गास्पार्ड गुस्ताव डी कोरियालिस, और उनके नाम पे इस फोर्स का नाम दिया जाता है। ये फोर्स एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूमने के कारण हवाओं पे लगता है, और हवा या कोई भी अन्य वस्तु उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी तरफ विक्षेपित हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं की ओर विक्षेपित हो जाती है। अगर हम देखते हैं ये हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है। जिस हवा को सीधे हाई से लो की तरफ जाना था वो हवा धीरे 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 कुछ इस तरह से विक्षेपित हो जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात की जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में जो सीधे जाना था वो कुछ बाएं विक्षेपित हो जाती है। तो ये जो विक्षेपण का बल है ये घर्षण के बल और दाब प्रवणक बल के साथ मिलके ये न्यूटन के गति विषयक नियमों की
व्याख्या करता है। पवनों की गति जितनी ही अधिक होगी, कोरियालिस फोर्स उतना ही अधिक होगा, यानी विक्षेपण उतना ही अधिक होगा। और ये कोरियालिस फोर्स 0 डिग्री या इक्वेटर पे शून्य होता है या अनुपस्थित होता है, जबकि जो पोलर एरियाज हैं, पोलर एरियाज में ये कोरियालिस फोर्स मैक्सिमम होता है। तो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, इस कोरियालिस फोर्स का प्रभाव बढ़ने लगता है। यही कारण है कि जो भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो विषुवतीय क्षेत्र में विकसित नहीं होते। अब प्रेशर और विंड के बारे में समझते हैं। जो वायुदाब है और पवनों का उससे क्या संबंध है? तो पवन का जो भी वेलोसिटी और डायरेक्शन होता है वो विंड जनरेटिंग फोर्स का ही रिजल्ट होता है। और ये विंड जनरेटिंग फोर्स हमने देखा था पीजीएफ या दाब प्रवणक बल, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, तीसरा कोरियालिस फोर्स। तो इन बलों के कारण ही हवा का मूवमेंट होता है। इसमें एक विशेष प्रकार का मूवमेंट होता है जब हम सतह से ऊपर जाते हैं, तो सतह पे फ्रिक्शन का फोर्स या घर्षण का बल सबसे अधिक होता है। और सतह से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, घर्षण के बल की मात्रा कम होने लगती है और लगभग 2 से 3 किलोमीटर की हाइट पे घर्षण का बल समाप्त हो जाता है। तो उस केस में हवाएं आइसोबार के समानांतर चलने लगती हैं। जैसे इधर लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर से हवाएं लो की तरफ मूव करनी चाहिए, जिसमें घर्षण और कोरियालिस फोर्स के कारण ये डिफ्लेक्शन राइट साइड हो जाता है। अब जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, ये डिफ्लेक्शन और ज्यादा होता जाएगा और फाइनली ये उत्तरी गोलार्ध में दाहिने विक्षेपित होते होते ये आइसोबार के पैरेलल हवाएं चलने लगती हैं। तो अब हवा का मूवमेंट कुछ इस तरह से होगा और इसमें हम देख सकते हैं ये वी जो लिखा हुआ है, इसकी गति आइसोबार के पैरेलल है। दक्षिणी गोलार्ध में जो विक्षेपण होता है वो लेफ्ट साइड होता है और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, फ्रिक्शन का फोर्स कमजोर होता जाएगा और ये विक्षेपण और ज्यादा बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते फाइनली ये आइसोबार्स के समानांतर हो जाएगा। तो ये हम देख सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध का है और इसको देख सकते हैं ये उत्तरी गोलार्ध का है। तो जो हवाएं वायु दाब के समानांतर चलती है, उन हवाओं को हम लोग कहते हैं भूविक्षेपी पवन या जियोस्ट्रॉपिक विंड्स। ये हवाएं जब भी किसी लो प्रेशर की सेंटर की तरफ चलती हैं, जैसे यहाँ पे हमारा लो प्रेशर, तो लो प्रेशर का सेंटर ऐसा होता है जहाँ पे वायुदाब कम होता है, तो लो प्रेशर की तरफ चारों तरफ से हवाएं चलने लगेंगी। ऐसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन या चक्रवाती परिसंचरण। और जब हाई प्रेशर होता है तो हाई प्रेशर से हवाएं बाहर की तरफ चलती हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं एंटी साइक्लोनिक या प्रति चक्रवाती परिसंचरण। और जहां भी चक्रवाती और प्रति चक्रवाती संचरण होते हैं, जैसे ये डाइवर्जेंस हाई, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर की तरफ हाई से हवाएं सतह पे चलती हैं और लो प्रेशर पे टेम्परेचर अधिक होता है, तो ये हवाएं लो प्रेशर से ऊपर उठती जाती हैं। हाई प्रेशर पे हवाएं नीचे बैठती जाती हैं हाई प्रेशर को फील करने के लिए। जस्ट ऊपरी एटमॉस्फेयर में उल्टी स्थिति हो जाती है, जहाँ पे हाई है वहाँ ऊपर में लो हो जाता है और जहाँ सतह पे लो प्रेशर है वहाँ ऊपर में हाई हो जाता है। तो हवा की दिशा हाई से लो की तरफ ऊपरी वायुमंडल में चलती है। तो सतह पे जिस तरह की हवाएं चलती हैं, उसके लगभग अपोजिट हवाएं ऊपरी वायुमंडल में चलती हैं। और इसको हम लोग एक सेल की तरह से देखते हैं, ये कि जहां लो प्रेशर सेंटर से हवा ऊपर उठी और हाई प्रेशर सेंटर पे हवा नीचे बैठी, तो सतह पे हाई और लो का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ डिफरेंट टाइप से है, लेकिन ऊपरी वायुमंडल में वही हाई और वही लो उल्टा हो जाता है। दैट मीन्स कि हाई के ऊपर लो और लो के ऊपर हाई। तो जो भी वायुमंडलीय संचरण होता है ऊपरी भाग में, वो सतह के वायुमंडलीय संचरण के अपोजिट होता है। अब हम समझेंगे जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण। तो वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के पीछे जो रीजन काम करता है, दैट इज एनर्जी डिफरेंस। और एक हमने डायग्राम पिछले चैप्टर में देखा था, कुछ इस तरह से डायग्राम बना था जिसमें 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ तक ये
एनर्जी का सरप्लस जोन था और 40 डिग्री टू 90 डिग्री ये एनर्जी का डेफिसिट जोन था और यहाँ पे सरप्लस जोन था। तो सरप्लस वाले जोन से एनर्जी का ट्रांसफर हवाओं और समुद्री धाराओं के द्वारा होता है, ये हमने सीखा था। तो हवाएं चलने का मुख्य कारण जो है वो हमारा हीट का या एनर्जी का डिफरेंस है और इसी एनर्जी डिफरेंस से हवाओं की मूवमेंट होती है। तो पृथ्वी पे जो भी हवाओं के द्वारा मूवमेंट होता है इसको हम लोग जनरल सर्कुलेशन या सामान्य परिसंचरण कहते हैं। और हवाओं के मूवमेंट में बेसिकली ये हवाएं तीन तरह की होती हैं। जो पूरे ग्लोब पे हवाएं चलती हैं, पूरे वर्ष भर चलती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं, इनको हम लोग कहते हैं प्लैनेटरी विंड्स या इनको ग्रही पवने या सनातनी पवने कहा जाता है। दूसरी प्रकार की पवने वो होती हैं जिनका एरिया इन प्लैनेटरी विंड्स की तुलना में कम होता है और इनकी भी दिशा वर्ष के कुछ समय में एक रहती है और वर्ष के बाकी समय में दूसरी हो जाती है, रिवर्स हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं सीजनल विंड्स। और तीसरे प्रकार की जो पवनें होती हैं उनका क्षेत्र बहुत ही छोटा होता है, जो स्थानीय रूप से ताप और दाब की दशाओं से उत्पन्न होती हैं, उनको हम लोग कहते हैं लोकल विंड या स्थानीय पवने। जो ग्रही पवने होते हैं, इन ग्रही पवनों के संचरण को हम लोग कहते हैं जनरल सर्कुलेशन या वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण। इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? पहला कारक है लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग। ये हमने समझा हुआ है कि वायुमंडल हर जगह समान रूप से गर्म नहीं होता है, इसमें वेरिएशन होता है लैटिट्यूड के हिसाब से। जो विषुवतीय रेखीय क्षेत्र है या उष्ण कटिबंध के क्षेत्र हैं वहां का वायुमंडल ज्यादा गर्म होता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों के वायुमंडल काफी ठंडे होते हैं। दूसरा कारण है प्रेशर बेल्ट का इमरजेंस। प्रेशर बेल्ट क्यों बनते हैं? क्योंकि तापमान में अंतर आता है, वायुदाब में अंतर आता है, पृथ्वी के घूर्णन का भी प्रभाव पड़ता है इस पे। तीसरा कारण द माइग्रेशन ऑफ बेल्ट। माइग्रेशन क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होता है। जून के महीने में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे लंबवत चमकती हैं, जबकि दिसंबर के समय में सूर्य की किरणें मकर रेखा पे लंबवत चमकती हैं। तो सूर्य की स्थिति में आभासी परिवर्तन होता है पृथ्वी के सापेक्ष, इस कारण से प्रेशर बेल्ट की शिफ्टिंग होती है। और ये अभी जस्ट हमने देखा था मानचित्र पे, वितरण हाई प्रेशर और लो प्रेशर की स्थिति में नॉर्थवार्ड और साउथवार्ड शिफ्टिंग होती है। चौथा कारण महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, जिसके कारण पवनों की गति, पवनों की दिशा में पर्याप्त अंतर आता है। और पांचवा कारण रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि अगर अर्थ रोटेट नहीं करती तो हमारा कोरियालिस फोर्स नहीं लगता, और कोरियालिस फोर्स के साथ साथ जो ताप की दशाएं या एनर्जी डिफरेंस की दशाएं हैं उनके में भी पर्याप्त परिवर्तन आता। तो ये सब कारण हैं जो हमारे सर्कुलेशन को प्रभावित करते हैं। अब ये सर्कुलेशन होता कैसे है इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे दो डायग्राम है। एक डायग्राम ऐसा है कि जो शो करता है कि यदि हमारी पृथ्वी घूर्णन न करती तो क्या होता। तो पृथ्वी अगर घूर्णन नहीं करती तो जो हाई टेम्परेचर का सोर्स है, ये हाई टेम्परेचर विषुवतीय क्षेत्र, और जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पे तापमान काफी कम होता, तो ये लो टेम्परेचर के क्षेत्र थे। हाई टेम्परेचर के क्षेत्र लो प्रेशर के क्षेत्र बनते हैं और लो टेम्परेचर के क्षेत्र हाई प्रेशर के क्षेत्र बनते हैं। तो लो होने पे हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है और संवहनीय तरंगों का रूप ले लेती है और फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा बहनी शुरू हो जाएगी। और अभी हमने जस्ट समझा है इस चीज को कि जहां पे सतह पे भूतल पे लो प्रेशर है उसके ऊपर में हाई प्रेशर होता है, और जहां पे सतह पे हाई प्रेशर है वहां ऊपर में लो प्रेशर होगा। तो जो हवा नीचे चल रही है इसके जस्ट अपोजिट हवा ऊपर चलेगी। तो कुछ इस तरह की सिनेरियो बनेगी इसमें हाई और लो की। और ये डायग्राम यही शो कर रहा है। ये वाला है हमारा लो प्रेशर बेल्ट और यहाँ पे है हाई प्रेशर बेल्ट। तो हवा ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलती और विषुवत रेखा के ऊपर उठ के हवा फिर ये ध्रुवों की तरफ जाती, तो ये एक सेल का निर्माण होता। तो ये बेसिकली जो दो पेटियां बनी हुई हैं हमारी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी और विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, ये दो पेटियां थर्मल बेल्ट हैं, यानी पृथ्वी के तापमान से इनकी उत्पत्ति है। अब देखते हैं कि यदि पृथ्वी घूर्णन करती है, घूमने लगती है अपने जगह पे, तब क्या होता है। जो हवा यहाँ से चल रही थी जो विषुवत रेखा तक जाती, क्षेत्रफल बढ़ने के कारण ये हवा फैल के धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। ये अक्षांश है 60 to 65 डिग्री नॉर्थ और 60 to 65 डिग्री साउथ। यहाँ पे ये हवाएं फैल के ऊपर उठती हैं। इसी तरह से जब ऊपर उठती हैं तो ऊपरी प्रवाह होगा कुछ इस तरह से,
कुछ इस तरह से। और फाइनली विषुवत रेखा की तरफ जो हवाएं चल रही हैं उनके क्षेत्र को भरने के लिए ये हवा 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में ये नीचे बैठती है और यहाँ पे हाई प्रेशर का बेल्ट निर्मित हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। अब इस डायग्राम को हम लोग अच्छे से समझते हैं। ये डायग्राम है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वेटोरियल रीजन से हवा ऊपर की तरफ जा रही है और ये हवा ऊपर से नीचे बैठ रही है 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ पे। इसके बीच में जो हवाएं चल रही हैं इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड या व्यापारिक पवने कहते हैं। इन व्यापारिक पवनों में ये साउथ ट्रेड विंड, ये हम देख सकते हैं कि इन हवाओं को सीधे आना था लेकिन कोरियालिस बल के कारण ये अपने दाहिने की तरफ विक्षेपित हुई है उत्तरी गोलार्ध में और बाएं की तरफ विक्षेपित हुई है दक्षिणी गोलार्ध में। तो ट्रेड विंड के ऊपर में यहाँ से हवा ऊपर उठी और ट्रोपोपास के लगभग जाके दो भागों में बंट जाती है और फिर ये 30 डिग्री हाई प्रेशर के सब ट्रॉपिकल हाई में ये बैठती हैं। तो ये एक सेल का निर्माण होता है जिस सेल को हम लोग कहते हैं हेडली सेल और ये हेडली सेल सबसे ऊंचाई वाला होता है क्योंकि हमको पता है कि ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई विषुवतीय क्षेत्र में अधिक होती है। इसी तरह से जब ये हवा यहाँ से फैलती है ऊपर उठती है तो फिर ट्रोपोपास के पास जाके ये दोनों तरफ प्रवाहित होती है। ये दोनों ही गोलार्धों में ये यहाँ प्रवाहित होती है और सतह पे यही हवा वेस्टर्लीज के फॉर्म में चलती है यानी पछुआ पवनों के। इनकी दिशा अगर हम लोग देखते हैं तो ये इनकी दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है इसलिए इसको वेस्टर्लाइज बोलते हैं। ये दोनों ही गोलार्धों में चलती हैं और ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ फ्लो होती हैं। फिर ध्रुवीय क्षेत्रों से हवाएं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। इनको हम लोग पोलर स्टर्लीज बोलते हैं या ध्रुवीय पूर्वी पवन बोलते हैं और इन पूर्वी पवनों के ऊपर भी हवा चलती है ये कुछ इस तरह से और ये हवाएं चारों तरफ से ध्रुवीय क्षेत्रों में नीचे उतरती हैं जिसको हम लोग पोलर वर्टेक्स बोलते हैं। पोलर वर्टेक्स या ध्रुवीय भंवर। ये उत्तरी गोलार्ध में भी हवाएं नीचे बैठती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी बैठती हैं तो इसको हम लोग पोलर वर्टेक्स का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये 3 सेल बनते हैं। इसमें से पहला सेल हेडली सेल, दूसरे सेल को हम लोग कहते हैं फेरेल सेल और तीसरा सेल है हमारा पोलर सेल। तो ये 3 सेल बनते हैं जिनको त्रिकोशीय देशांतरीय संचार या वायुमंडल का जनरल सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये जो 3 हवाएं हैं ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज, इन तीनों हवाओं को हम लोग कहते हैं प्लेनेटरी विंड और ये हवाएं पूरे वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती हैं और इन हवाओं का हमारे पूरे पृथ्वी के सिस्टम के वायुमंडल पे मौसमी दशाओं पे बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। मौसमी दशाओं के प्रभाव पर ही एक उदाहरण हम लोग समझते हैं जिसको एल नीनो कहा जाता है। एल नीनो के साथ साथ बहुत सारे महासागरों में इसके प्रभाव दिखते हैं। एल नीनो वस्तुतः प्रशांत महासागर की एक घटना है जो जाड़े के दिनों में होती है। पहला इसमें सामान्य समय का है। सामान्यतया प्रशांत महासागर का जो प्रवाह होता है यहाँ पे एक पेरू या हम्बोल्ट करंट चलती है और ये ब्लू कलर में हम देख सकते हैं यहाँ का तापमान कम रहता है कारण कि जब हवाओं के द्वारा समुद्र का ऊपरी गर्म जल हटा लिया जाता है, जैसे ये समुद्र है, जब हवाएं ऊपरी गर्म जल को प्रवाहित कर ले जाएंगी तो नीचे से ठंडा पानी ऊपर उठता है तट के सहारे। इसको हम लोग कहते हैं अपवेलिंग। तो अपवेलिंग की प्रक्रिया के कारण ये पेरू तट के आसपास ये जल ठंडा निकलता रहता है और यहाँ हम देख सकते हैं स्ट्रांग ट्रेड विंड है और नॉर्दर्न पैसिफिक करंट और साउदर्न पैसिफिक करंट ये प्रवाहित हो रहे हैं। लेकिन एल नीनो के समय क्या होता है कि वायुमंडलीय सिस्टम में कुछ चेंज आता है और यहाँ से अपवेलिंग की प्रोसेस बंद हो जाती है और बंद होने के कारण क्या होता है कि यहाँ से काउंटर करंट जो प्रशांत महासागर में होती है वो प्रभावी हो जाती है। जहाँ गर्म जल पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रहा था अब वहाँ ये गर्म जल पूरब की तरफ प्रवाहित हो रहा है और इस पेरू तट का टेम्परेचर अनयूजुअली हाई हो जाता है और हाई होने के कारण यहाँ पे बहुत सारी मछलियां मर जाती हैं और बहुत सारे वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन होते हैं। तो प्रशांत महासागर में इन धाराओं की रिवर्सल स्थिति और पेरू तट के बढ़े हुए तापमान की घटना को हम लोग एल नीनो नाम देते हैं। और एल नीनो के साथ साथ एक और परिघटना होती है ला नीना, जिसमें ये करंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो
ये रीजन बेसिकली ग्लोबल सर्कुलेशन का ही एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो एल नीनो और एंसो की जो घटनाएं होती हैं वो ग्लोबल सर्कुलेशन के प्रभाव का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब हम समझेंगे सीजनल विंड्स क्या होते हैं। जो मौसमी पवनों की बात कर रहे थे कि वर्ष के कुछ समय उन पवनों की दिशा एक दिशा होती है और वर्ष के शेष समय में उन पवनों की दिशा में व्युत्क्रमण हो जाता है, उनकी दिशा उल्टी हो जाती है। तो इसमें सबसे पहला जो उदाहरण, जो सबसे प्रमुख उदाहरण लिया जाता है वो दक्षिण पश्चिम एशिया के रीजन में मानसून पवन का लिया जाता है, क्योंकि मानसून पवनों में 6 महीने अलग डायरेक्शन में हवाएं चलती है और 6 महीने अलग डायरेक्शन में हवाएं चलती हैं। इन हवाओं के चलने का कारण हीटिंग, प्रेशर और विंड बेल्ट की कंडीशंस में चेंज आना है और मानसून में ये भली भांति हम देख सकते हैं। अब समझते हैं स्थानीय पवनें क्या होती हैं। तो स्थानीय पवनों में जो हीटिंग एंड कूलिंग होती है वो बहुत ही छोटे स्तर पे होती है और जिसके कारण छोटे स्तर पे कम समय के लिए हवाएं चलती हैं, लेकिन इन हवाओं का काफ़ी प्रभाव उन स्थानों पे पड़ता है जो स्थान इनसे प्रभावित होते हैं। तो इसमें सबसे पहला उदाहरण है लैंड और सी ब्रिज का, स्थल समीर और जलीय समीर। तो स्थल भाग दिन के समय काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है और गर्म होगा तो यहाँ पे लो प्रेशर होता है और हवाएं ऊपर उठना शुरू होती हैं। जल दिन में स्थल भाग की तुलना में कम गर्म होता है और जल के ऊपर बनेगा हाई प्रेशर जो समुद्री क्षेत्र होते हैं। तो हवाएं हाई से लो की तरफ मूव करती हैं और लो प्रेशर पे ये हवाएं ऊपर उठती हैं और यहाँ से हवा नीचे बैठती है तो ऊपर में लो प्रेशर। तो ये हवाएं इस तरह से साइकिल चलती रहती है। तो वस्तुतः ये हीट का ट्रांसफ़र है, क्योंकि हमको पता है कि स्थलीय भूभाग बहुत तेज़ी से गर्म होते हैं और बहुत तेज़ी से ठंडे होते हैं। रात के समय सिचुएशन उलट जाती है, लैंड वाला पार्ट ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद यहाँ पे बनता है हाई प्रेशर। समुद्र का भाग रात में भी गर्म रहता है स्थल भाग की अपेक्षा, तो यहाँ पे होता है लो प्रेशर। तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं और लो प्रेशर पे हवाएं जब आती हैं तो ये गर्मी के कारण, टेम्परेचर के कारण ऊपर उठ जाती हैं और ऊपर फिर ये साइकिल बनती है। तो ऐसी हवाओं को हम लोग लैंड ब्रिज और सी ब्रिज कहते हैं और इसी कारण समुद्र तल के किनारे वाले स्थानों का तापमान न बहुत ठंडा हो पाता है न ही बहुत गर्म हो पाता है। उन पे समुद्र के समकारी प्रभाव का असर रहता है और जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते हैं ये समुद्र का समकारी प्रभाव कम पड़ता है और यही रीजन है कि टेम्परेचर में रेंज होती है वो महाद्वीपीय भागों में ज़्यादा पाई जाती है। इसमें दूसरा विंड है माउंटेन्स एंड वैली विंड, पर्वत और घाटी समीर। माउंटेन एंड वैली विंड्स के बारे में हम देखते हैं कि जब दिन के समय में, जैसे ये डे टाइम का है, डे टाइम पे पर्वतों के ऊपरी भूभाग गर्म हो जाते हैं और गर्म होने के बाद ये हवाएं ऊपर उठती हैं। इस इमेज में हम देख सकते हैं इन हवाओं को हम लोग एनाबेटिक विंड कहते हैं। और रात के समय जब पर्वतों के भाग ठंडे होते हैं तो धीरे धीरे ये हवाएं नीचे की तरफ बैठती हैं, घाटी में जमा हो जाती हैं और घाटी की गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, वार्म एयर। तो इसको कहते हैं हम लोग केटाबेटिक विंड। इन हवाओं का पर्याप्त प्रभाव पर्वतीय ढलानों पे पड़ता है। बहुत सारे स्थानीय पवने हैं जिनका एक विशेष महत्व होता है उस स्थान की जलवायु पर और इनमें से कुछ पवनों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एक राकी पर्वत के पूर्वी ढाल पे विंड चलती है, इसको कहते हैं चिनूक। और ये विंड जाड़े के समय में चलती है तो जब पर्वतीय ढालों से नीचे की तरफ उतरती है तो इसका तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि नीचे की तरफ तापमान अधिक होता है तो ये बर्फ को पिघला देती है। तो इस विंड को कहा जाता है स्नो ईटर। चिनूक की ही तरह यूरोपियन फ्रांस में आल्प्स पर्वत के पूर्वी हिस्से पे एक फान चलती है। फान की भी कैरेक्टरिस्टिक्स चिनूक विंड की तरह होती है, जो ड्राई होती है और टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसी तरह की एक विंड चलती है जापान में, इसका नाम है यामू। और सेम कैरेक्टरिस्टिक की विंड चलती है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में एटलस उठा के आप देखिए साउदर्न आल्प्स पर्वत है, इस विंड को कहा जाता है नॉर्वेस्टर। ऐसे ही एक विंड है इंडिया में चलती है, इसका नाम है लू, जो बहुत ही ज्यादा गर्म होती है और गर्मी के ही सीजन में चलती है। चिनूक के ही तरह से एंडीज पर्वत पे ये विंड है, इसको कहते हैं जोंडा, जो एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों
पे प्रवाहित होती है। इसी तरह ये सहारा मरुस्थल का दक्षिणी भाग, इसको साहेल रीजन कहा जाता है। इस साहेल रीजन में एक हवा चलती है, इसको कहते हैं हरमट्टान, और उस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा उमस से यह हवा मुक्ति देती है, इसीलिए इसको कहीं कहीं गिनी की खाड़ी के क्षेत्र में डॉक्टर हवा बोलते हैं हरमट्टान को। ऐसे ही सहारा मरुस्थल के उत्तरी भाग में चलती है, इसको सिरोको बोलते हैं, और ये हवा मरुस्थल के लाल कणों को उठा ले जाती है और इटली में, साउदर्न इटली में कहीं कहीं पे बारिश होती है, तो इस बारिश का रंग लाल होता है, जिसको ब्लड रेन कहा जाता है दक्षिणी इटली में। ऐसे ही एक स्थानीय पवन सांता आना, जो कैलिफोर्निया के क्षेत्र में चलती है अमेरिका में, और ये बहुत ही ज्यादा ड्राई होती है, और कैलिफोर्निया में जो बागाती कृषि, जो बागान होते हैं बड़े बड़े फलों के, इन फलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में एक हवा चलती है बर्फ पठारी गर्म भागों से। ऑस्ट्रेलिया में, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ब्रिकफील्डर, ये स्पेन वाले पार्ट में लेवेंटर, बहुत सारे लोकल विंड्स ऐसे पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। यहाँ पे जो शीत कटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवीय पवनें चलती हैं, जिनको ब्लिजार्ड कहा जाता है। ब्लिजार्ड में बहुत सारे छोटे छोटे आइस पार्टिकल्स होते हैं, जो मौसम को भी धुंधला कर देते हैं और साथ साथ टेम्परेचर को काफी डाउन कर देते हैं। और इसी पोलर विंड्स में से कुछ विंड ऐसे चलते चलते बीच के पार्ट से चली आती हैं मैक्सिको के तट तक। इस विंड को नॉर्दर बोला जाता है। तो इसी तरह के बहुत सारे लोकल विंड्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जिनका एक छोटे पैमाने पे मौसम के ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है। अब हम समझते हैं कि वायु राशियां क्या होती हैं। तो किसी भी होमोजेनस एरिया पे, किसी भी समांगी क्षेत्र पर जब एक लंबे समय तक वायु की उपस्थिति रहती है, तो वायु धीरे धीरे उस क्षेत्र के तापमान और आर्द्रता की दशाओं को एडॉप्ट करने लगती है, और उस वायु को वायु राशि कहा जाता है। तो दो विशेषताएं उस वायु में होती हैं, एक तापमान की, एक आर्द्रता की, और उसको हम लोग एयर मास या वायु राशि कहते हैं। तो बड़े क्षेत्र पे, जैसे कि कोई समुद्री क्षेत्र हो, कोई बहुत बड़ा मैदान हो, मरुस्थल हो, तो जो उसके ऊपर की वायु सभी विशेषताओं को ग्रहण करती है, तो उसी तरह से वायु राशि में परिवर्तित हो जाती है। और जिन क्षेत्रों पे वायु राशियां बनती हैं, उन क्षेत्रों को सोर्स रीजन या उत्पत्ति के क्षेत्र कहते हैं। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है, अगर इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है CA, दैट मीन्स कि ये कॉन्टिनेंटल आर्कटिक है। आर्कटिक के ऊपर सामान्यतया बर्फ जमी रहती है, तो वहां से तापमान की विशेषताएं इसके ऊपर वायु में आ जाती हैं। इसी तरह से यहाँ लिखा है MP, दैट मीन्स मेरीटाइम पोलर। ध्रुवीय क्षेत्रों में समुद्री जल ठंडा होता है, और समुद्र के ऊपर तापमान और वाष्पीकरण की दशाओं में अंतर पाया जाता है। तो कोई वायु जब लंबे समय तक उन स्थलों के ऊपर रहेगी, तो उसमें उस समुद्र के कुछ विशेषताएं धीरे 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 समाहित होने लगती हैं। यहाँ पे है MT, मेरीटाइम ट्रॉपिकल। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, वहां के समुद्री क्षेत्र की विशेषताएं ध्रुवीय क्षेत्र के समुद्री क्षेत्रों की विशेषताओं से अलग होती हैं। तो यहाँ जिस वायु राशि का विकास होगा, वो वायु राशि दूसरे क्षेत्रों की वायु राशियों से अलग होगी। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 5 स्रोत रीजन हैं। पहला रीजन है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल समुद्री क्षेत्र, जहां पे तापमान की मात्रा अधिक होती है, सूर्यातप की मात्रा अधिक होती है, वाष्पीकरण का दर अधिक होता है। तो यहाँ पे जो वायु राशि डेवलप होगी, उस वायु राशि की विशेषताएं दूसरी क्षेत्रों वायु राशियों की विशेषताओं से अलग होगा। दूसरा हमारा क्षेत्र है सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, जो शुष्क मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल है, वहां तापमान अधिक होगा, आर्द्रता की मात्रा बहुत ही कम होती है। और तीसरा है द रिलेटिव कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशियंस। इसमें उच्च अक्षांशों में जो स्नो कवर्ड एरियाज हैं, जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं जिन पे बर्फ का जमाव वर्ष के अधिकतर समय में होता है, उन क्षेत्रों पे उत्पन्न वायु राशियां। पांचवा सोर्स रीजन हमारा है परमानेंटली आइस कवर्ड एरियाज, जैसे आर्कटिक सागर है, जैसे हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो यहाँ पे जो वायु राशियां विकसित होती हैं, उन वायु राशियों में उन क्षेत्रों के तापमान और आर्द्रता संबंधी गुण पाए जाते हैं। अब इस वर्ल्ड के मैप पे इसको हम देख सकते हैं, यहाँ लिखा है MT, मेरीटाइम ट्रॉपिकल। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यहाँ MT। तो मेरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास में तापमान अधिक होगा, साथ ही साथ आर्द्रता की मात्रा अधिक होगी। लेकिन ये कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, यहाँ पे ये मरुस्थलीय क्षेत्र है,
तो यहाँ की वायु राशि में तापमान तो अधिक होगा लेकिन आर्द्रता बहुत ही कम होती है, ये शुष्क वायु राशि होगी। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं मेरीटाइम पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर, उसी तरह से ये परमानेंटली फ्रोजन आइस कवर्ड का। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के स्रोत प्रदेश हैं हमारे पूरे पृथ्वी पे। अब एयर मासेज का वर्गीकरण किया जाता है, तो हम लोग सबसे पहले टेम्परेचर के आधार पे बांटते हैं। तो टेम्परेचर के आधार पे बांटेंगे तो ट्रॉपिकल और पोलर 2 प्रकार की वायु राशियां होती हैं। फिर उसको स्थान के हिसाब से बांटते हैं, तो ट्रॉपिकल के साथ कॉन्टिनेंटल और ट्रॉपिकल के साथ मेरीन। तो मेरीटाइम ट्रॉपिकल और कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, ये 2 एयर मास है हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की। तो जो मेरीटाइम यानी समुद्र के ऊपर विकसित होती हैं, ऐसी वायु राशियों में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है। इसी प्रकार से जो पोलर एरियाज हैं, पोलर एरिया में भी हम देख सकते हैं मेरीटाइम पोलर एंड कॉन्टिनेंटल पोलर। जो ध्रुवीय क्षेत्रों के स्थलीय भूभाग हैं, तो स्थलीय भूभाग पे जो वायु राशि विकसित होगी उसकी तापमान और आर्द्रता की दशाएं जो ध्रुवीय क्षेत्र में समुद्री भागों पे विकसित होगी उन वायु राशियों से अलग होती हैं। और इसमें एक प्रकार है कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, जो परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड के ऊपर वायु राशियों का डेवलपमेंट होता है, उनको CA वायु राशियां कहा जाता है। तो ये 5 प्रमुख वायु राशियां हैं जिनके वर्गीकरण का आधार स्रोत प्रदेशों के तापमान और आर्द्रता की दशाएं हैं। अब हम समझते हैं फ्रंट या वाताग्र को। तो वाताग्र 2 विभिन्न वायु राशियों के बीच का एक जोन होता है जहां पे ये दोनों ही वायु राशियां एक दूसरे से मिलती हैं, और इस फ्रंट के बनने की प्रक्रिया को फ्रंटोजेनेसिस या वाताग्र जनन कहते हैं। ये वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्थायी वाताग्र, जिनमें कोई हलचल नहीं होती, एक वायु राशि अपनी सीमा में है, दूसरी वायु राशि अपनी सीमा में है। दूसरा उष्ण वाताग्र, तीसरा शीत वाताग्र, और चौथा है अक्लूडेड या इसको कहते हैं अधिविष्ट वाताग्र। तो इन चारों प्रकारों को हम समझते हैं ये कैसे होते हैं। जो पहले प्रकार का वाताग्र होता है, जैसे एक कोई कोल्ड वायु राशि इधर है, एक वार्म वायु राशि इधर है, और दोनों के बीच ऐसे फ्रंट बना हुआ है लेकिन उसके बाद और कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे वाताग्र को हम लोग स्थायी वाताग्र कहते हैं। लेकिन जब भी इन वाताग्रों की सिचुएशन में परिवर्तन आता है, सपोज ये वार्म वाला सेक्टर अगर कोल्ड भाग में चला गया तो कोल्ड हवाएं इसको बहुत तेजी से घेरने लगती हैं, और जो वार्म एयर होती है वो वार्म एयर कोल्ड एयर के ऊपर में मूव करने लगती है। तो जो ऐसा वाताग्र बनता है इसको हम लोग कहते हैं वार्म फ्रंट या उष्ण वाताग्र। और हवा ये ऊपर उठ रही है, ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो हवा की जो भी नमी होती है वो धीरे धीरे ये क्लाउड के फॉर्म में चेंज होने लगती है, क्योंकि ऊपर जाने पे तापमान कम होने लगता है। और दूसरा कारण है कि जो ये हवा ये शो कर रहा है ये कोल्ड एयर है, तो कोल्ड एयर के कारण उस हवा के तापमान में काफी तेजी से गिरावट आती है। इसमें जो इस तरफ वाला वाताग्र है, दूसरा वाताग्र जो काफी तेजी से गर्म हवा को ऊपर उठाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कोल्ड फ्रंट। और जब हम स्लोप की बात करते हैं, वार्म फ्रंट का स्लोप कम होता है जबकि कोल्ड फ्रंट का स्लोप अधिक होता है। और कोल्ड फ्रंट पे हवाएं काफी तेजी से ऊपर उठती हैं, बादलों का निर्माण होता है और बहुत ही कम समय में मूसलाधार बारिश होती है। और जब ये फ्रंट ऊपर उठने लगते हैं, जब वार्म एयर ऊपर उठ जाती है और उसका स्थान कोल्ड एयर ले लेती है, तो ऐसे फ्रंट को अक्लूडेड या अधिविष्ट वाताग्र कहा जाता है। तो इस डायग्राम में ये वाला सेगमेंट ये अक्लूडेड फ्रंट है। और ऐसे ही ये कलर डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ से ये हवा वार्म वाला सेक्टर ये ऊपर उठ गया है और दोनों तरफ से कोल्ड एयर यहाँ पे आके मिल गई हैं। तो ये बीच का जो नीचे का पहले वार्म फ्रंट था, अब वो धीरे धीरे लुप्त हो गया है। इस लुप्त हुए वाताग्र को हम लोग अधिविष्ट या अक्लूडेड फ्रंट कहते हैं। इस फ्रंटोजेनेसिस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है टेम्परेट साइक्लोन्स बनने में। और टेम्परेट साइक्लोन, जिसको कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है, ये इन फ्रंटों के कारण ही बनते हैं। इनके निर्माण के जो क्षेत्र होते हैं वो जनरली ये मिड लैटिट्यूड होते हैं और इसीलिए इनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं बनते हैं। तो जो चक्रवात ट्रॉपिक्स में बनते हैं उनको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। तो चक्रवात बेसिकली लो प्रेशर के सेंटर होते हैं। जैसे यहाँ पे लो प्रेशर, और हमको ये पता है कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, तो
चारों तरफ से हवाएं लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, लेकिन कोरियालिस फोर्स की उपस्थिति के कारण ये हवाएं अपने दाहिनी तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। तो इन हवाओं की गति कुछ दिशा इस तरह से बनेगी, ये इस तरह से दाहिने विक्षेपित होके। तो चक्रवात में हवाओं की गति उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज। जबकि यही चक्रवात जब दक्षिणी गोलार्ध में बनते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में लो प्रेशर की तरफ हवाएं बाएं की तरफ मूवमेंट हो जाती हैं। तो ये हवाओं की गति इसमें क्लॉकवाइज हो जाती है, घड़ी की सुइयों की तरह से। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चक्रवाती स्थिति में एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। इन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है वो पोलर फ्रंट पे होती है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में दो विभिन्न वायु राशियां पाई जाती हैं, एक बहुत ही ठंडी होती है और एक अपेक्षाकृत गर्म होती है। तो पहले ये फ्रंट स्टेशनरी प्रकार का होता है, इस पे बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होता, लेकिन जब वायुदाब में परिवर्तन होता है और वार्म एयर कोल्ड वाले एयर के एरिया में घुस जाती है, वार्म एयर जब भी कोल्ड एयर के एरिया में घुसती है तो वार्म एयर काफी तेजी से ऊपर चढ़ने लगती है, क्योंकि गर्म हवा का भार ठंडी हवा से कम होता है और वार्म सेक्टर को पीछे से कोल्ड सेक्टर ऊपर उठा देता है। तो इस तरह से इस साइक्लोन का जनरेशन होता है। इसको हम लोग इस डायग्राम पे समझ सकते हैं। ये कोल्ड एयर है और इस कोल्ड एयर के अंदर ये वार्म एयर एंट्री हो गई। तो वार्म एयर एंट्री होने के बाद कोल्ड एयर इसको पुश करके ऊपर की तरफ चढ़ा देती है और ये धीरे धीरे गर्म हवा के ऊपर होने के कारण बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है। और इसी तरह से कुछ हवाएं कोल्ड फ्रंट के सहारे भी चलती हैं। तो इसको जब हम लोग इस डायग्राम पे देखते हैं तो ये हम देख सकते हैं ये हमारा वार्म फ्रंट है और इस वार्म फ्रंट पे गर्म हवा का सेगमेंट ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे क्लाउड्स बन रहे हैं और उसी तरह से कुछ वार्म एयर यहाँ इस कोल्ड फ्रंट के ऊपर उठती है, तो यहाँ भी क्लाउड्स बने हुए हैं। तो ये रेनफॉल के जोन होते हैं और वार्म फ्रंट के सहारे धीरे धीरे बारिश होती है, लेकिन देर तक होती है, जबकि कोल्ड फ्रंट के सहारे बारिश मूसलाधार होती है और कम समय के लिए होती है। और फिर अल्टीमेटली कोल्ड एयर काफी तेजी से वार्म एयर को ऊपर करते हुए ये जाके इसमें मिल जाता है यहाँ पे, और मिलने के बाद ऑक्लूडेड फ्रंट का निर्माण करता है और फाइनली धीरे धीरे कोल्ड एयर पूरा मिल जाता है और वार्म एयर ऊपर हो जाती है। तो हमारा वायुमंडल स्टेबल हो जाता है और ऐसे चक्रवात का अवसान हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। अब इसमें जो दूसरे प्रकार का चक्रवात है इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात काफी ज्यादा वायलेंट होते हैं और वायलेंट होने के पीछे का कारण है ये बहुत बड़े ऊर्जा के स्रोत होते हैं और इनका विकास होता है समुद्री क्षेत्रों में, ट्रॉपिकल एरियाज में। और जब ये समुद्री क्षेत्रों से तटीय क्षेत्रों की तरफ मूव करते हैं तो बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही तेजी से हवाएं गति करती हैं। हवाओं के साथ साथ तूफान, वर्षा की बहुत अत्यधिक मात्रा होती है, तो इसके कारण तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त हानि होती है। इन चक्रवातों को स्थानीय रूप से बहुत सारे नामों में पुकारा जाता है। इंडियन ओशन में साइक्लोन कहते हैं चक्रवात, अटलांटिक तट पे हरिकेन कहते हैं, अमेरिका और मैक्सिको में वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी में टाइफून कहा जाता है इनको, और ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज कहते हैं। अब क्या क्या कंडीशन है जहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होते हैं? पहली कंडीशन है कि लार्ज सी सरफेस जहाँ पे तापमान 27 डिग्री या उससे अधिक हो। अब इस 27 डिग्री टेम्परेचर का क्या संबंध होता है, समझते हैं इसको। दूसरा इसमें कारण है कोरियालिस बल की उपस्थिति हो, और कोरियालिस बल के ही कारण हवाएं विक्षेपित होती हैं, और ये हमको पता है कि भूमध्य रेखा के पास में कोरियालिस बल लगभग शून्य होता है। तीसरा, स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड, हवाओं के वर्टिकल स्पीड में वेरिएशन हो। चौथा कारण, पहले से ही एक कोई लो प्रेशर का जोन डेवलप हुआ हो। पांचवा कारण है अपर डाइवर्जेंस ओवर द सी लेवल, हवाएं ऊपर तो उठ रही हैं और उठने के बाद वो डाइवर्ज हो जाती हैं, चारों तरफ वो फैल जाती हैं। पहला कारण जो 27 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक होने का चक्रवात से क्या संबंध है, जहाँ पे बहुत बड़े क्षेत्र में सी है, सी सरफेस, यहाँ से वेपोरेशन होगा और ये वेपोरेशन 27 डिग्री या उससे ऊपर पे ये काफी ज्यादा होता है। जैसे ही वाटर वेपर अपर एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। कंडेंसेशन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बहुत ज्यादा लेटेंट हीट मुक्त होती है और ये लेटेंट हीट इस पूरे एटमॉस्फेयर को गर्म करने में मदद करती है। तो जब तापमान इस जगह का बढ़ता चला जाता है तो तापमान बढ़ने के साथ साथ यहाँ जनरेट होता है लो प्रेशर, और लो प्रेशर जब जनरेट होगा
निम्न वायुदाब का केंद्र जनरेट होगा, तो यहाँ पे चारों तरफ से हवाएं आने लगती हैं और चारों तरफ से हवाएं जब चलती हैं तो कोरियालिस फोर्स प्रभावी हो जाता है। तो जैसे ये लो प्रेशर का सेंटर है, तो हवाएं जब उत्तरी गोलार्ध में चल रही हैं, जाना है सीधे, लेकिन ये हवाएं विक्षेपित हो जाती हैं अपने दाहिने। तो दाहिने विक्षेपित होने के कारण ये हवाएं एक्चुअली सेंटर पे पहुंचने से पहले ऊपर उठ के डाइवर्जेंस होता है। तो चूंकि ये समुद्र तल पे बनता है और समुद्र तल पे वाष्पीकरण के कारण हवाओं में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो नमी की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ पे ऊंचे ऊंचे बादलों का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कम्यूलोनिम्बस बादल कहते हैं। कम्यूलस और निम्बस से मिलकर बना है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग समझेंगे बादलों के प्रकार और उनके निर्माण की प्रक्रिया। यहाँ आप याद रखिए, ऐसे बादलों का निर्माण होता है और जिन बादलों में नमी सबसे ज्यादा होती है वो बादल वहां पे बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। लेकिन जो बीच का क्षेत्र है, ये वाला सेगमेंट, इसको कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। और इस आई ऑफ द साइक्लोन में कोई बादल नहीं होता और ये जनरली खाली स्थान होता है और इस खाली स्थान में हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आके बैठती हैं, तो इसको आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। और ये खाली जगह होता है जिसमें वर्षा भी नहीं होती है। इन चक्रवातों का निर्माण सी सरफेस पे होता है, समुद्र तल पे। इसीलिए समुद्र को सोर्स इंजन कहा जाता है, क्योंकि जो वाष्पीकरण और गुप्त उष्मा से इसको एनर्जी मिलती है वो समुद्रों के ऊपर होती है। और जब ये चक्रवात मूव करते हैं और तटीय क्षेत्रों से होकर स्थलीय भूभागों में प्रवेश करते हैं, तो तटीय क्षेत्रों पे उसमें ऊर्जा का स्तर अधिक होता है, तो ये बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं। लेकिन जैसे ये तट के अंदर अंदर जाते हैं, इनकी ऊर्जा समाप्त होने लगती है और धीरे धीरे चक्रवात कमजोर पड़ते हैं और अंततः समाप्त हो जाते हैं। इन चक्रवातों में हवाओं की गति 150 से लेकर 250 किलोमीटर तक होती है। इनकी संरचना को हम लोग देखते हैं इस डायग्राम में। यहाँ पे जैसे हवा चल रही है और ये हवाएं सेंटर से थोड़ा पहले ही ऊपर उठ के डाइवर्ज हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं उस सेंटर से। तो ये वाला सेगमेंट, ये दिस इज आई ऑफ द साइक्लोन, जिसमें बादल नहीं होते, और बादल नहीं होते तो वर्षा भी नहीं होती। और उसी को कुछ इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये हवा ऊपर उठ रही है और हवा ऊपर उठ के बाहर जा रही है। तो हवाओं में जलवाष्प की अधिकता होती है, इसलिए इन क्षेत्रों में काफी ऊंचे ऊंचे बादलों का निर्माण होता है। और जैसे ही हम केंद्र से दूर जाते हैं, इन बादलों की ऊंचाई कम होती जाती है और ऊंचाई कम होने के बाद वर्षा की मात्रा भी कम होने लगती है। और ये वाला सेगमेंट है, ये देख सकते हैं, सबसाइडिंग वार्म एयर। यहाँ से हवा ऊपर से नीचे की तरफ बैठती है। क्या है ये? आई ऑफ द साइक्लोन। तो इस तरह से ट्रॉपिकल साइक्लोन की संरचना होती है। कारण क्या है इसका? द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट से जनरेट होता है लो प्रेशर, और इस लो प्रेशर को जब हवाएं भरती हैं तो काम करता है कोरियालिस फोर्स। दीज आर द प्री कंडीशंस। हमने अभी देखा था कि कोरियालिस फोर्स होना चाहिए, 27 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए, और या तो पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग लो प्रेशर का सेंटर हो। तो लो प्रेशर का सेंटर हो तो ये चक्रवात के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये डायग्राम शो करता है, जो ब्लैक लाइंस हैं ये है हमारे टेम्परेट साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। और इन साइक्लोन्स का जो जोन ऑफ ओरिजिनेशन है वो कहाँ है? मिड लैटिट्यूड। ये जनरली 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ के आसपास बनते हैं। और जो ग्रीन लाइंस हैं ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन समुद्रों के ऊपर डेवलप होते हैं और फिर ये पश्चिम की तरफ मूव करते हैं। ये सब में देख सकते हैं इसका मूवमेंट पश्चिम है। और टेम्परेट साइक्लोन जो होते हैं इनका मूवमेंट ईस्टर्ली है, ईस्टवार्ड। एक्चुअली जब हम देख रहे थे वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण को, तो जब वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण है, नीचे जो हवा ऐसे चल रही है, ऊपर में इसी के ऊपर उठती है और ऊपर उठ के ये 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे गिरती है। और इसके कारण यहाँ पे बनता है हाई प्रेशर जोन। यहाँ फिर लो प्रेशर जोन बनता है, जिसको हम लोगों ने समझा था ये सब पोलर लो है। तो सब पोलर लो से भी हवा ऊपर उठती है और गिरती है कहाँ पे? सब ट्रॉपिकल हाई पे। और एक ब्रांच इसकी गिरती है पोलर एरिया में, जिसको हमने कहा था पोलर वर्टेक्स। अब इसका जो ऊपरी भाग है, ऊपर वाला हिस्सा, ये जियोस्ट्रॉपिक विंड की तरह से काफी तेजी से प्रवाहित होता है। जियोस्ट्रॉपिक विंड अगर आपको याद हो तो
उसमें हवाएं समदाब रेखाओं के समानांतर चलती हैं। जैसे ये हमारी आइसोबार्स हैं, पीजीएफ इधर काम करता है। ये जो डायरेक्शन है हवाओं का, इसको हम लोग जियोस्ट्रॉपिक विंड कहते हैं। तो जो ऊपरी वायुमंडल में हवाएं चलती हैं वो बेसिकली जियोस्ट्रॉपिक विंड होती हैं, और ये विंड कुछ इस तरह से मूव करती हैं ऊपरी एटमॉस्फेयर में, और इनके मूवमेंट की गति बहुत ही तेज होती है। इसको हम लोग कहते हैं जेट स्ट्रीम। जहां भी टेम्परेट साइक्लोन ओरिजिनेट होते हैं, इनके ऊपर में चलती हैं जेट स्ट्रीम यहाँ पे, और इन जेट स्ट्रीम के सहारे ये चक्रवात पश्चिम से पूरब की ओर गति करते हैं। तो हमने जब जनरल सर्कुलेशन पढ़ा था, तो जनरल सर्कुलेशन ये प्लैनेटरी विंड का होता है, जो हवाएं पूरे वर्ष भर एक ही दिशा में लगभग एक जैसी गति से प्रवाहित होती हैं। तो ये प्राइमरी सर्कुलेशन कहा जाता है। चक्रवात ये उदाहरण होते हैं सेकेंडरी सर्कुलेशन के, और इनसे भी छोटे जैसे लोकल विंड्स हुए, तो लोकल विंड्स टर्शियरी या तृतीयक प्रवाह के उदाहरण हैं। तो इन तृतीयक प्रवाहों में हम देखते हैं दो प्रवाह हैं ऐसे, एक को थंडर स्टॉर्म कहते हैं या तड़ित झंझा कहते हैं, और दूसरा है हमारा टॉर्नेडो। तो तड़ित झंझा बेसिकली इसमें बहुत ही ज्यादा मूसलाधार वर्षा होती है, बादलों में चमक और गरज होती है, और बिजली भी इससे मुक्त होती है। तो इसका कारण बहुत ही ज्यादा संघनन होता है। इसमें हवा बहुत ही तेजी से ऊपर जाती है, और हवा के जाने के कारण बहुत ही बड़े बड़े कम्यूलोनिम्बस बादलों का निर्माण होता है। इन बादलों की ऊंचाई बहुत अधिक है, और इस ऊंचाई के कारण इन बादलों का निर्माण ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां पे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। तो जो वाटर के ड्रॉपलेट होते हैं वो आइस के क्रिस्टल में परिवर्तित होने लगते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट आइस के क्रिस्टल में धीरे धीरे चेंज होता है और आपस में टकराने लगते हैं। तो आपस में टकराने के कारण इसमें निगेटिव चार्ज हो जाते हैं। तो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के कारण इसमें बिजली चमकने की परिघटना होती है, और ये बिजली कई बार सतह तक आती है, जिसके कारण जनधन की हानि भी होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं थंडर स्टॉर्म। और थंडर स्टॉर्म का ही एक और स्पेसिफिक प्रकार है टॉर्नेडो। ये मिडिल लैटिट्यूड की घटना होती है, मध्य अक्षांशों की, और अमेरिका में मिसिसिपी की घाटी है, वो सबसे ज्यादा वहां टॉर्नेडो के फ्रीक्वेंसी होती है। ये बेसिकली इंटेंस लो प्रेशर के सेंटर हैं, और इसमें बीच में लो प्रेशर और बाहर हाई प्रेशर, इनमें कम से कम 100 MB का लगभग डिफरेंस होता है। एक्चुअली कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है कि जिससे उसके अंदर के तापमान को मापा जा सके। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए गए, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट हवाओं की गति के कारण टूट फूट गए। एक बार रिकॉर्ड हुआ था तो उसके लो प्रेशर सेंटर पे 813 MB का रिकॉर्ड किया गया था, और इस अति न्यून दाब के कारण हवाएं बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ उठती हैं, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इतना अधिक होता है कि हवाएं लगभग 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मूव करती हैं। जब ये टॉर्नेडो किसी समुद्री सतह या वाटर के ऊपर डेवलप करता है, तो इसके साथ साथ पानी की मात्रा भी ऊपर आने लगती है। इसको हम लोग वाटर स्प्राउट कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी भी इस फनल शेप के आकार के अकॉर्डिंगली ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। ये टॉर्नेडो हवा की बहुत अधिक स्पीड के कारण अत्यंत ही विनाशकारी होते हैं, और अमेरिका में इनसे बचने के लिए लोग अंडरग्राउंड बंकर भी बनाते हैं। इनका क्षेत्रफल भले ही बहुत कम होता है, लेकिन हवाओं की गति इसमें सर्वाधिक होती है, और इसके कारण बहुत ही मैसिव डिस्ट्रक्शन इनके रास्ते में होता है। तो ये तृतीयक संचरण के उदाहरण है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।